हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज नए चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट फिजियोलॉजी का जो नया चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। ये आपके कई टॉपिक कवर करेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे मिनरल न्यूट्रिशन में प्लांट में कौन कौन से ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनका इसेंशियल होता है प्लांट की लाइफ के लिए, ठीक है। सेकेंड वन, आपको यह भी जानना होगा कि कौन कौन से ऐसे मिनरल्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। आते हैं, सबसे पहले स्टार्टअप करते हैं प्लांट में ऐसा क्या है, क्या उनको कौन कौन से मॉलिक्यूल या कौन कौन से मिनरल्स की जरूरत होती है, वो चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो या फिर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो। माइक्रो और माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं, स्टार्ट करते हैं, ऑल ऑफ द प्लांट्स रिक्वायर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जितने भी प्लांट्स होते हैं सब में मैक्रो सभी प्लांट्स में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। तो अगर पहले मैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर लूं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वाटर मिनरल्स, ठीक है, वाटर मिनरल्स, ठीक है, इन सब की जरूरत होती है उनकी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। जनरली प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट जैसे, और साथ ही साथ वाटर और मिनरल इन सब की जरूरत होती है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम, ठीक है, एक टर्म है हाइड्रोपोनिक्स। क्या वर्ड है? हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब यह होता है मिट्टी में ना हो करके पानी में पौधों को उगाना। कैसे कैसे कैसे? यू कैन सी इट, देख सकते हो आप कि यहाँ पे क्या है, ये पौधे की पत्ती है, ये भी पौधे का पत्ती है, ठीक है। आगे चल करके यह पौधा क्या बनाएगा, ठीक है, आगे चल करके ये देखो, ये भी पौधे की पत्तियां हैं, ये भी पौधे की पत्तियां हैं। यहाँ पे इस पौधे की क्या होंगी? रूट्स होंगी। इसमें क्या? पानी भरा है। इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ पानी भरा है। पौधों की सबसे मेन इंपॉर्टेंसी होती है कि पौधों को क्या चाहिए? उसको एयर चाहिए, उसकी रूट में एयर पहुंचनी चाहिए, मतलब उसकी रूट में एयर पहुंचनी चाहिए। साथ ही साथ उस पौधे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए और कुछ एलिमेंट्स चाहिए, न्यूट्रिटिव एलिमेंट, जो कि कहां से एब्जॉर्ब करता है? जो ये उसकी जड़ें होती हैं वो कहां से एब्जॉर्ब करती हैं? सॉइल से एब्जॉर्ब करती है, मिट्टी से एब्जॉर्ब करती है। तो हमने क्या किया? एक नया आर्टिफिशियल सिस्टम बना लिया। कैसे बना लिया इसको देखने के लिए पानी भरा, उसमें पौधा लगाया और जितनी भी पौधे की जरूरत वाली चीजें उसमें हमने उसको डाल दिया। जैसे कि यहाँ पे हमने एयर भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया? एयर को हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया। एयर को, ये क्या है? एयर है, इसको हमने अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। साथ ही साथ ये सॉल्यूशन कैसा है? तो न्यूट्रिशन वाला सॉल्यूशन है, ठीक है। ये न्यूट्रिशन वाला सॉल्यूशन है, न्यूट्रिशन वाला सॉल्यूशन है, ये न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन है या न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, ठीक है। ये कैसा? न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, इसमें ढेर सारे न्यूट्रिशन मिले हैं प्लांट को जिंदा रखने के लिए, ठीक। इसको बोलते हैं, और ये प्लांट क्या है? जिंदा रहता है। इसको बोलते हैं सॉइल लेस कल्चर। इसको क्या बोलते हैं? सॉइल लेस कल्चर। सॉइल लेस कल्चर बोलते हैं। ये सॉइल लेस कल्चर है, इसमें सब कुछ मिल गया और पौधा ग्रो करता है। क्या करता है? पौधा ग्रो करता है, ठीक है। ये सॉइल लेस कल्चर होता है। साथ ही साथ ये आप जानिए कि किसने दिया था हाइड्रोपोनिक्स के बारे में, किसने बताया था? तो साइंटिस्ट थे। वो कहाँ के साइंटिस्ट थे? जर्मनी के साइंटिस्ट थे। और वो साइंटिस्ट नहीं बल्कि वो बॉटनिस्ट थे, ठीक है। वो क्या थे? बॉटनिस्ट थे, जर्मनी के बॉटनिस्ट थे, जिनका नाम था वॉन सैक्स। क्या नाम था? वॉन सैक्स नाम था, ठीक है। किस 1860 में किसने? वॉन सैक्स साहब ने किसके बारे में बताया था? हाइड्रोपोनिक्स के बारे में बताया था। ये क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। 1816 में क्या बताए थे? इन्होंने सबसे पहले डेवलप किया था, टेक्निक डेवलप की थी प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, ठीक है। ये कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल में सबसे पहले टेक्निक डेवलप किए थे कौन? 1860 में वॉन सैक्स ने, जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है।
इस टेक्निक को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। तो आप याद रखना हाइड्रोपोनिक्स सॉइल लेस कल्चर है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? सॉइल लेस कल्चर है। सबसे पहले किसने डेवलप किया था? तो वान सैक्स साहब ने सबसे पहले डेवलप किया था, ठीक है। साथ ही साथ इसमें कुछ और बातें जानिए कि हाइड्रोपोनिक्स से क्या क्या फायदे होंगे। तो हाइड्रोपोनिक्स से अगर मैं फायदों की बात कर लूं तो सबसे पहले इसमें फायदा यह होगा कि इसकी सहायता से हम प्लांट की ग्रोथ को, ठीक है, या कौन कौन से मिनरल्स इसेंशियल होते हैं उसको पता लगा सकते हैं, ठीक है। मान लो जैसे ये पौधा है, इसमें कैल्शियम और हम सोडियम या जो भी मिनरल्स है, क्लोराइड है, पोटेशियम है, ठीक है। मान लो सोडियम और पोटेशियम, चलो दो एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। जनरली सोडियम और पोटेशियम ले लिए, ठीक है। इसमें हमने सोडियम भी मिलाया, पोटेशियम भी मिलाया और ये पौधा ग्रो कर रहा था। सोडियम और पोटेशियम से पौधा ग्रो कर रहा था, लेकिन हमने सोडियम हटा दिया, ठीक है, सिर्फ पोटेशियम इसको दिया तो देखा कि इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगी। तो इसका मतलब ये पता चला कि वो ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से पौधे में इफेक्ट पड़ता है। तो इसकी वजह से हम क्या जान सकते हैं? इस सॉइल लेस कल्चर मतलब हाइड्रोपोनिक्स की वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो भी पौधा होगा वो सॉइल लेस कल्चर, इसमें हम मिनरल्स के बारे में पता लगा सकते हैं, या कौन सा मिनरल्स किस पौधे के लिए इसेंशियल होता है उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये सिर्फ प्यूरिफाइड वाटर में होता है या मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में हो सकता है मेथड। अब जानिए कि हाइड्रोपोनिक्स हेल्प किसमें करता है। तो इसमें हम 4 पॉइंट आपको बताएंगे जो हाइड्रोपोनिक्स हेल्प किसमें करता है। तो पहला सबसे पहले जानिए कि हाइड्रोपोनिक्स हेल्प किसमें करता है। तो सबसे पहले आपको यही पता चल गया कि कौन सा मिनरल्स किस पौधे के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए भी ये हेल्प करता है, ठीक है। पहला हो गया ऑब्टेनिंग मिनरल सॉल्यूशन सुइटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। जो मिनरल सॉल्यूशन होता है उसको ऑब्टेन किया जाता है किसके लिए? प्लांट ग्रोथ, ताकि स्वेटेबल हो पाए, प्लांट की ग्रोथ अच्छे से बन पाए, इसलिए ये किया जाता है। दूसरा, कौन से एलिमेंट की इसेंशियलिटी होगी, कौन से एलिमेंट की आवश्यकता होगी, उसके लिए भी हाइड्रोपोनिक्स को यूज किया जाता है। थर्ड वन इसमें क्या होगा, ठीक है, मिनरल के जो सिम्टम होंगे उसकी भी डिस्कवरी इसी की वजह से होगी। अगर कोई मिनरल इसमें नहीं पड़ा है तो उसके डिफिशियंटी सिम्टम दिखने लगेंगे, तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि इस मिनरल की कमी के कारण ये सिम्टम आए। थर्ड वन ये हो गया, ये भी हेल्प कर सकता है। एंड फोर्थ वन जो होगा वो कमर्शियल प्रोडक्शन, जैसे वेजिटेबल्स, ठीक है, टोमेटो, सीडलेस, कुकम्बर, लेट्यूस, इन सब का भी इसी के माध्यम से उगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात कर लूं टमाटर की बात करूं, ठीक है, या हाँ चलो ठीक टोमेटो की बात कर लूं तो टोमेटो को भी ऐसे ही उगाया जा सकता है। उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको लगा करके और ढेर सारे टोमेटो उगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इसेंशियल मिनरल एलिमेंट, कौन से इसेंशियल होते हैं और कौन से नॉन इसेंशियल होते हैं पौधों के लिए। तो सबसे पहले आप जानिए इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के बारे में। कौन से इसेंशियल्स मिनरल्स होते हैं और कौन से नॉन इसेंशियल मिनरल्स होते हैं उसके बारे में, ठीक है। तो जनरली आपको यह पता होना चाहिए कि जितने भी मिनरल्स होते हैं सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट के अंदर रूट के थ्रू इंटर करते हैं। जितने भी मिनरल्स सॉइल में पाए जाते हैं वो प्लांट में किस तरह जाते हैं? रूट से जाते हैं। रूट हेयर पाए जाते हैं, मिनरल्स जो है रूट हेयर के थ्रू इंटर करते हैं। किसमें इंटर करते हैं? प्लांट में इंटर करते हैं। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो 105 मिनरल्स ऐसे डिस्कवर किए गए हैं, 105 इतने मिनरल्स ऐसे डिस्कवर किए गए हैं सॉइल में जो कि क्या हो, प्लांट के लिए उपयोगी होते। 105 मिनरल जो प्लांट के लिए उपयोगी होते हैं। साथ ही साथ लगभग 60 से ज्यादा ऐसे मिनरल्स हैं जो डिफरेंट प्लांट में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कुछ प्लांट में एक्यूमुलेशन भी होता है, जैसे सिलीनियम, ठीक है, सिलीनियम और गोल्ड, ठीक है। कुछ प्लांट ग्रो करते हैं न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स पे, तो वहां पे उनमें स्ट्रोंशियम का एक्यूमुलेशन हो जाता है। कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जहां पे लगभग 60 ऐसे प्लांट हैं जो कि जिनमें से कुछ एलिमेंट मिलते भी हैं। तो जैसे हमने बताया कि कौन सा, जैसे कि स्ट्रोंशियम, ठीक है, स्ट्रोंशियम ऐसे पौधों से मिलता है कहां पे, जहां पे न्यूक्लियर
टेस्ट साइट्स हो, न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं उस प्लांट में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, तो वहां पे क्या मिलेंगे, वहां पे आपको स्ट्रोंसियम मिलेगा। ठीक है, इस तरह के भी पौधे होते हैं। तो हम जनरली बात कर रहे थे कौन सा हमारे प्लांट के लिए इसेंशियल होता है और कौन सा प्लांट के लिए इसेंशियल नहीं होता है। ठीक है, जनरली जो मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल्स एलिमेंट होते हैं वो रिप्लेस नहीं किए जा सकते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के थ्रू वो रिप्लेस नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, और हर एक मिनरल का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। तो इसेंशियल मिनरल्स कौन से होते हैं और नॉन इसेंशियल मिनरल्स कौन से होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसेंशियल मिनरल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसेंशियल मिनरल्स में इसेंशियल्स मिनरल्स जो होते हैं, जो इसेंशियल्स मिनरल्स होते हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो तरह के मिनरल्स पढ़ेंगे। कौन कौन से मिनरल्स पढ़ेंगे, एक तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे। तो यहीं पे दोनों के बारे में मैं बता देता हूं। ठीक है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और इधर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, और जो छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जनरली 17 मिनरल एलिमेंट हैं। कितने इसेंशियल एलिमेंट कितने हैं, 17 हैं, याद रखना 17 मिनरल्स एलिमेंट हैं। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पहले बात कर ले तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लांट टिश्यू में पाए जाते हैं और लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, ठीक है, तो प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू। ठीक, प्लांट टिश्यू, और कितने लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, इज लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। पहले हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं, फिर माइक्रो की बात करते हैं। जैसे कि ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लें तो लगभग कौन से होते हैं इसमें, चांस पीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आप याद रख सकते हो इसको, चांस पीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, कैसे, देखो चांस CHONS, ये चांस हो गया, पीके हो गया। चांस पीके और कैल्शियम मैग्नीशियम, ये आपकी ट्रिक याद होना चाहिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन से होंगे, चांस पीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम। चांस पीके, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये सब क्या होते हैं, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। चांस पीके एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये दोनों रोल प्ले करते हैं कौन से, स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है, एक्सटर्नल एंड फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दोनों रोल प्ले करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों रोल प्ले करते हैं प्लांट में। नेक्स्ट पॉइंट अभी जानते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, जो पोटेशियम होता है इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी स्ट्रक्चर, सिर्फ एक को छोड़ करके पोटेशियम को। ठीक है, पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम किसी भी स्ट्रक्चर बनाने में काम नहीं आता है। तो पोटेशियम इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी स्ट्रक्चर, तो पोटेशियम इज नॉट इन्वॉल्व in any structure। ठीक है, पोटेशियम इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी स्ट्रक्चर, पोटेशियम किसी भी स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि और साथ ही साथ जान लीजिए कुछ ऐसे होते हैं वो कहां से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कहां से ऑब्टेन होते हैं, तो ये ऑब्टेन होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, CO2 एंड वाटर, ये यहां से ऑब्टेन होते हैं। CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑब्टेन फ्रॉम CO2 एंड वाटर, ये यहां से ऑब्टेन होते हैं। साथ ही साथ अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये प्लांट के टिश्यू में ये भी पाए जाते हैं, लेकिन स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं, तो प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू, कहां, प्लांट टिश्यू में पाए जाते हैं। सेकंड वन होते हैं कैसे, इन स्मॉल, ये स्मॉल अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है, स्मॉल, इसलिए इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला गया है और ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, सेकंड वन आप जानिए कि इसमें कौन कौन से होते हैं। जैसे इसमें होते हैं जनरली ये चांस पीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम आपने याद कर लिया,
तो जो बचेंगे, जनरली हम 17 बताए हैं तो 17 पूरे होने हैं, तो आयरन FeMnZn, क्या है FeMnZn, ठीक है, आयरन मैग्नीज जिंक, कॉपर मोलिब्डेनम बोरान क्लोरीन, कॉपर मोलिब्डेनम बोरान क्लोरीन, कॉपर मोलिब्डेनम बोरान एंड क्लोरीन, साथ ही साथ एक और होता है निकिल भी होता है, ठीक है, निकिल। इतने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये याद रखना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप याद रखोगे तो वो अपने आप ही याद हो जाएंगे, ठीक है। चॉन्स पीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम भी अगर याद रखे तो वो अपने आप ही याद हो जाएंगे। ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं, ये सब इसके दोनों के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये ओनली फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये क्या प्ले करते हैं, दे ओनली, ठीक, क्या प्ले करते हैं, फंक्शनल रोल, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे हैव ओनली फंक्शनल रोल, इनके पास सिर्फ कौन सा होता है, फंक्शनल रोल होता है, दे हैव ओनली फंक्शनल रोल। एंड लास्ट वन जो इसमें देखेंगे, जैसे कि इसमें हमने बताया था कुछ चीजें, जैसे दे आर कोफैक्टर ऑफ एंजाइम एक्सेप्ट बोरान, ठीक है, ये कोफैक्टर एंजाइम भी होते हैं, दे आर क्या होते हैं, दे आर कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम के कोफैक्टर होते हैं, किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट बोरान, बोरान को छोड़ करके जितने भी होते हैं ये सब कोफैक्टर होते हैं। तो आपने इसेंशियल मिनरल्स में जाना कौन कौन से इनके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में भी आपने जान लिया। अब कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, कुछ अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, बेनिफिशियल। तो आपने माइक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लिया, आप कुछ बेनिफिशियल के बारे में जान लीजिए, कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक, उनके बारे में। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गए। अब इसके बाद आइए बेनिफिशियल एलिमेंट्स, बेनिफिशियल एलिमेंट्स। तो बेनिफिशियल एलिमेंट्स में भी आपको ट्रिक के साथ साथ ही बताऊंगा आपको, जैसे कुछ मिनरल्स एलिमेंट होते हैं वो हायर प्लांट के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, कुछ मिनरल्स होते हैं वो हायर प्लांट के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, इनको बेनिफिशियल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हायर प्लांट के लिए, हायर प्लांट के लिए कौन से मिनरल्स होते हैं, हायर प्लांट के लिए मिनरल एलिमेंट लाइक सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सिलीनियम, कौन से होते हैं, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सिलीनियम, ठीक है, ये। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, इसको ऐसे याद कर सकते हो, जनरली ऐसे याद कर सकते हो, इसको मैं बता दूं, कोबाल्ट, ठीक है, सिलीनियम, सोडियम, सिलिकॉन। तो इसको याद कर सकते हो ऐसे, ठीक है, कोयला से नहीं सीखना, कोयला से नहीं सीखना, ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। CO फॉर कोयला, सिलीनियम से सोडियम नहीं, सिलिकॉन सीखना, कोयला से नहीं सीखना, ये हायर प्लांट में इसेंशियल या बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं। सम मिनरल्स एलिमेंट लाइक सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सिलीनियम आर द रिक्वायर्ड बाई सम हायर प्लांट, ठीक है, जो सम हायर प्लांट के लिए भी इन्हीं को क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं हायर प्लांट के लिए, ठीक है, अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो सभी प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हायर प्लांट के लिए एसेंशियल होते हैं। जैसे कि कौन से हायर प्लांट, को एक हायर प्लांट का नाम ले लो जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले प्लांट होते हैं, जैसे कि यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस, इन सब के लिए क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। कुछ और जैसे नाम लीजिए इसी में से, जैसे मैं बता दे रहा हूं, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सिलीनियम, इन सब के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। जैसे अब मैं सबसे पहले सोडियम के बारे में बात कर लूं, सोडियम, सिलीनियम और कोबाल्ट और सिलिकॉन, इन सब के बारे में एक एक पॉइंट बताऊंगा। तो जो सोडियम होता है ये पायरुवेट ट्रांसपोर्ट करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ पायरुवेट इन C4 प्लांट। ये क्या करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ पायरुवेट, किसमें, इन C4 प्लांट में, इन C4 प्लांट, ठीक है।
पहला हो गया सिलीनियम का काम क्या होगा, ठीक है, ये रिजर्व फास्फोरस टॉक्सिसिटी, रिजर्व फास्फोरस टॉक्सिसिटी, रिजर्व फास्फोरस टॉक्सिसिटी। थर्ड वन कोबाल्ट क्या काम होता है, ये रूट नोड्यूल, हेल्प इन रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, क्या हेल्प इन रूट नोड्यूल फॉर्मेशन, किसमें, इन लेगुमिनस प्लांट में, इन लेगुमिनस प्लांट में, ठीक है, उसमें रोड नोड्यूल का फॉर्मेशन करवाता है। और जो सिलिकॉन होता है वो क्या करता है, ये प्रेजेंट होता है कहां पे, स्टेम ऑफ व्हीट राइस, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है कहां पे, प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ व्हीट एंड राइस। उसके स्टेम में क्यों प्रेजेंट होता है, कि उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ताकि वो बने रहें, ठीक है, वो बने रहें। इन चार के बारे में आपने जाना जो कि हायर प्लांट के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो बेनिफिशियल एलिमेंट के बारे में भी आपने जान लिया, कौन से किसमें क्या होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ बनाने के लिए सिलीनियम जिम्मेदार होता है। साथ ही साथ कुछ और आप जान लीजिए, जैसे कि चॉन्स की बात करें, CHON, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेमवर्क एलिमेंट कौन से होते हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क एलिमेंट के नाम बताओ। तो फ्रेमवर्क एलिमेंट जानते हो कौन से होते हैं, या स्ट्रक्चरल एलिमेंट, फ्रेमवर्क एलिमेंट या फिर स्ट्रक्चरल एलिमेंट। स्ट्रक्चरल एलिमेंट कौन से होते हैं या फ्रेमवर्क एलिमेंट कौन से होते हैं, तो ये होते हैं चॉन, CHON, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये सब स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं। साथ ही साथ, ठीक है, कुछ के कोफैक्टर भी आप जान लीजिए, पूछे जाते हैं, कोफैक्टर के बारे में भी आप जान लीजिए, ठीक है। कोफैक्टर, जैसे कि कोफैक्टर के बारे में मान लीजिए, किसके कौन से कोफैक्टर होते हैं वो जान लीजिए। कोफैक्टर कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीशियम, कितने हमको बताना है, मैग्नीशियम, जिंक, मोलिब्डेनम, ठीक है, MnFe, Cu और निकिल, इन सबके कोफैक्टर बताना है, ठीक, क्या बताना है, कोफैक्टर, ठीक है। कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं या इनहिबिटर्स की तरह काम करते हैं एंजाइम का, ठीक है। सम एलिमेंट आर एक्टिवेटर्स या इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम के एक्टिवेटर्स होते हैं या इनहिबिटर कहते हैं। तो वही उन्हीं को क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर को क्या बोलते हैं, या कोफैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आप बात कर लूं, इन सबके बारे में बताना है। जैसे मैग्नीशियम एक्टिवेटर या कोफैक्टर किसका है, रुबिस्को का। मैग्नीशियम क्या है, ये यहीं पे लिख देता हूं, एक्टिवेटर और कोफैक्टर किसका है, ऑफ रुबिस्को का, किसका है, रुबिस्को का, या पेप्केस का या काइनेस का, रुबिस्को, पेप्केस या काइनेस का, इन सबके क्या है, कोफैक्टर हैं। जिंक का कोफैक्टर क्या होता है, जिंक का कोफैक्टर क्या होता है, साथ ही मैं सबके बता देता हूं, ठीक है, आप सबके याद रखना है, ठीक है। यहां से ये देखो, सबके कोफैक्टर आपको याद रखना है। जिंक का जो कोफैक्टर होता है, एक्टिवेटर होता है, वो क्या होता है, जिंक एक्टिवेटर या कोफैक्टर ऑफ। जिंक किसका एक्टिवेटर या कोफैक्टर होता है, ठीक। जैसे आपने जाना मैग्नीशियम कोफैक्टर किसका है, तो रुबिस्को या पेप्केस का या काइनेस का। जिंक किसका होगा, तो जिंक है कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, किसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का, या फिर एक और होता है एंजाइम जिसको बोलते हैं एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, इसको बोलते हैं एल्कोहल
डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब मोलिब्डेनम का क्या होता है, मोलिब्डेनम की भी याद रखना, नाइट्रेट रिडक्टेज। मोलिब्डेनम क्या क्या होता है, नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टर या नाइट्रोजिनेज, ठीक है, नाइट्रेट रिडक्टेज या नाइट्रोजिनेज। क्वेश्चन ऐसे आता है कि नाइट्रोजिनेज का, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है एक्टिवेटर या कोफैक्टर आप, ठीक है, कि नाइट्रोजिनेज का कोफैक्टर कौन होगा, तो आपको बताना होगा मोलिब्डेनम होगा। नाइट्रेट रिडक्टेज का कोफैक्टर कौन होगा, तो आपको बताना होगा मोलिब्डेनम होगा, ठीक। इसी तरह मैग्नीज, इसी तरह किसका, एमएन का, एमएन का क्या होगा, एमएन का होगा नाइट्राइट रिडक्टेज, इसका होगा नाइट्राइट रिडक्टेज, ठीक है। साथ ही साथ अब इसकी बात क्या है, आयरन, आयरन का क्या होगा, आयरन का साइटोक्रोम ऑक्सीडेज या कैटालेज, क्या ये क्या होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज या कैटालेज, इन सबके कोफैक्टर होते हैं। साथ ही साथ कॉपर के भी जान लीजिए, और इसके बाद फिर निकिल की भी जानना है। कॉपर का क्या होंगे, तो कॉपर का साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और टाइरोसिनेज, ये भी इसका भी यही होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज या टाइरोसिनेज, टाइरोसिनेज, ठीक है। साथ ही लास्ट वन निकिल बचा, तो निकिल का क्या होगा, निकिल का आपको याद रखना है यूरिएज होता है, कई बार पूछा गया है, यूरिएज वाले पूछे जाते हैं। तो आप सबके कोफैक्टर के बारे में जान पाए। ठीक है, ये इतना, ठीक है। अब कुछ अलग से आयन के बारे में बताता हूं, ये एक्टिवेटर या कोफैक्टर के बारे में आप जान गए, कौन किसका कोफैक्टर होता है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, बट आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। मिनरल्स न्यूट्रिशन में आपको कई टॉपिक क्लियर होगी आपकी प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। एक जानिए पोटेशियम आयन जो होता है, अगला पॉइंट है कि पोटेशियम आयन जो होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ओपनिंग, किसके लिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए जिम्मेदार होता है पोटेशियम आयन, ठीक है। लिविड थ्योरी में बताया गया था कि पोटेशियम क्या होता है, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए भी जिम्मेदार होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो पोटेशियम होता है ये चेंज करते था ऑस्मोटिक पोटेंशियल, किसी भी सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कौन चेंज करता है, पोटेशियम चेंज करता है, ठीक है। जनरली अगर बात कर लूं, अगर इनफ्लक्स पोटेशियम का होगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। गार्ड सेल में अगर इनफ्लक्स पोटेशियम की हो गई तो इसका मतलब वो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। अगर आउटफ्लक्स हो गया तो इसका मतलब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना आप। कुछ प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट होते हैं, कौन से प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट होते हैं जिनको एसेंशियल एलिमेंट के लिए, जो कि लाइफ के लिए बहुत जिम्मेदार होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। जैसे कि हम आपको बता दें, बताए थे ही कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार होता है। ऐसा किसने बताया था, हक्सले ने बोला था। हक्सले ने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो प्रोटोप्लाज्म को बनाने वाले कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं किसके लिए, लाइफ के लिए। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। वो होते हैं चॉन्स पियस। क्या होते हैं, चॉन्स या चॉन पियस बोल सकते हो उनको। क्या बोल सकते हो, चॉन पियस, चॉन्स पी भी बोल सकते हो। ये ऐसे एलिमेंट होते हैं, इनको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट होते हैं। अगला पॉइंट, ये कैसे प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। क्रिटिकल एलिमेंट जिनकी कमी हमेशा सॉइल में रहती है, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं क्रिटिकल एलिमेंट से एनपीके, एनपीके, ठीक है। इनको बोलते हैं क्रिटिकल एलिमेंट, ठीक। क्रिटिकल एलिमेंट का मतलब इनकी कमी हमेशा सॉइल में बनी रहती है। एनपी सोडियम, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम इनको बैलेंसिंग एलिमेंट करते हैं, ठीक है। कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम और
पोटेशियम, ये क्या है, बैलेंसिंग एलिमेंट हैं। ठीक है, ये कैसे एलिमेंट हैं, बैलेंसिंग एलिमेंट हैं, ये बैलेंसिंग एलिमेंट है। ठीक है, इतने आप जान पाए। ठीक है, साथ ही साथ अब मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का रोल देख लेते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उनके फंक्शन पे आते हैं। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उनके रोल देख लेते हैं, उनके फंक्शन जान लेते हैं, फिर कुछ एलिमेंट के डिफिशियंसी सिम्टम के बारे में, है ना। तो इसके बाद हम क्या करें, कुछ एलिमेंट के रोल के बारे में जान लें, एलिमेंट वो क्या करता है, कौन से ऐसे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो वो क्या करते हैं। ठीक है, बेनिफिशियल एलिमेंट के बारे में जान लिए, अब कुछ रोल के बारे में जान लीजिए। तो सबसे पहले रोल ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट, रोल ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट। ठीक है, रोल ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो एलिमेंट। याद रखना, आपके में जो सिलेबस दिया है, सिलेबस में कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं कि उसमें से कहाँ से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग चीजें चल रही हैं, बिल्कुल परेशान मत हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि नाइट्रोजन के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करूंगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, एक माइक्रो एलिमेंट है। क्या है, एक माइक्रो एलिमेंट है। ठीक है, माइक्रो, नाइट्रोजन एक माइक्रो एलिमेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, माइक्रो एलिमेंट। एक मिनट बस, नाइट्रोजन एक माइक्रो एलिमेंट है। नाइट्रोजन एक मैक्रो एलिमेंट है। ठीक है, कुछ चीजें मैं बताऊंगा, कुछ चीजें लिखूंगा भी। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, एक मैक्रो एलिमेंट है। देखो सबसे पहले आप जानिए ये एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है, तो ये एब्जॉर्ब होता है दो फॉर्म में। ठीक है, ये एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो ये नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ठीक, नाइट्रेट और नाइट्राइट और अमोनियम आयन। ठीक है, किसमें, नाइट्रेट और नाइट्राइट और अमोनियम आयन, इनके रूप में। तो नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनियम आयन। तो नाइट्रेट को NO3- बोलते हैं, ये हो जाएगा इस फॉर्म में, ये हो जाएगा NO2-, ये हो जाएगा NH4+। ये तीनों फॉर्म होती है, इस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। सबसे पहली बात, ठीक है, ये सबसे पहली बात जान लीजिए, नाइट्रोजन होता है ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का और विटामिन हार्मोन्स का। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, प्रोटीन, विटामिन और हार्मोन्स का। ठीक, सेकेंड वन बात जानिए, सेकेंड ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसका, अमाइनो एसिड, हार्मोन्स, ठीक है, विटामिन्स, प्रोटीन, इन सबका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है। ठीक है, किसका किसका, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, विटामिन, हार्मोन। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, हार्मोन्स, विटामिन, प्रोटीन्स। ठीक है, सेकेंड वन जानिए, ठीक है, नाइट्रोजन रिक्वायर होता है प्लांट को ग्रेटेस्ट अमाउंट में। ठीक, ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन प्लांट को चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी वो ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को होगी, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी होगी और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए भी नाइट्रोजन की जरूरत होगी। तो नाइट्रोजन में आपने 4 पॉइंट जाने, कौन से किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता किसका होता है, और रिक्वायरमेंट प्लांट की ग्रेटेस्ट होती है। लास्ट वन, नाइट्रोजन रिक्वायर होता है सभी प्लांट के पार्ट के लिए। ठीक, तो आपने ये नाइट्रोजन के बारे में इतना जाना। सेकेंड वन, नाइट्रोजन की बात, फास्फोरस। फास्फोरस, फास्फोरस के बारे में पढ़ना है कुछ पॉइंट। ठीक है, कुछ पॉइंट फास्फोरस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद पोटेशियम, यहीं पे पोटेशियम। ठीक, फास्फोरस के बाद पोटेशियम, दो, सबके दो दो, तीन तीन, चार चार पॉइंट जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो फास्फोरस ये एब्जॉर्ब होता है किस फॉर्म में, फास्फेट आयन के फॉर्म में। ठीक है, ये एब्जॉर्ब होता है किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो फास्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ये जरूर याद रखना, फास्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, साथ ही साथ
जैसे HPO4 माइनस माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो HPO4 माइनस माइनस, या फिर ये और फॉर्म में भी एब्जॉर्ब होता है, जैसे कि आप याद रखना H2PO4, ठीक है, ये H2PO4 माइनस ऐसे भी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ये कहाँ होता है, आल मेम्ब्रेन, ठीक है। फास्फोरस इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आल मेम्ब्रेन, कहाँ पाया जाता है, तो सभी मेम्ब्रेन में, ठीक है। सम प्रोटीन आल न्यूक्लिक एसिड, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, ये कहाँ होता है, आल मेम्ब्रेन, ठीक है, आल मेम्ब्रेन। और कुछ प्रोटीन्स में भी होता है, ठीक है, सम प्रोटीन आल न्यूक्लिक एसिड, सम प्रोटीन्स में, कुछ प्रोटीन्स में भी होता है, साथ ही साथ आल न्यूक्लिक एसिड, एनसी का मतलब न्यूक्लिक एसिड समझ लेना, ठीक है। ये हो गए आपके फास्फोरस के बारे में। पोटेशियम के बारे में जानिए, ये सबसे चीजें, कुछ चीजें याद ही करने वाली होती हैं। तो ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो ये एब्जॉर्ब होता है, ये एब्जॉर्ब होता है, ये एब्जॉर्ब होता है पोटेशियम आयन के फॉर्म में। साथ ही साथ इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, मोर अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती, कहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में या बड लीव्स रूट टिप पर, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, ये कहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, तो मोर रिक्वायरमेंट होता है कहाँ पे, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कहाँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ठीक है। सेकेंड वन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेकेंड में, बड में, ठीक है। थर्ड वन प्लांट टिप में, ठीक है, प्लांट की जो टिप होती है वहां पे, या रूट की टिप, सॉरी रूट की टिप, प्लांट टिप नहीं, रूट टिप, रूट टिप, इनमें इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अगला पॉइंट इसमें देख लीजिए, पोटेशियम मेंटेन करता है एनायनिक कैटायन को, किसी भी सेल में बैलेंस करता है, बैलेंस या मेंटेन किसको, एनायनिक कैटायन को, एनायनिक कैटायन को मेंटेन करता है। लास्ट वन इसका जो पॉइंट है, ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में भी यूज होता है। तो ये तो आपको पता ही, पोटेशियम किसमें, स्टोमेटा में भी काम आता है, स्टोमेटा के किसमें, ओपन एंड क्लोज में, ठीक है। अगर पोटेशियम अंदर जा रहा है गार्ड सेल के तो इसका मतलब स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, पोटेशियम बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। आपने किसके बारे में जाना, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फेट के बारे में जान लिया। इसके बाद आते हैं, इसके बाद आते हैं किस पे, रोल ऑफ माइक्रोन में। इसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम के बारे में जान लीजिए, फिर यहीं पे मैग्नीशियम के बारे में, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में। कैल्शियम क्या करता है, मैग्नीशियम का रोल कहाँ कहाँ होता है। एब्जॉर्ब की बात कर लें तो ये कैल्शियम आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है, पहला पॉइंट। सेकेंड वन पॉइंट कैल्शियम के बारे में जानिए, ठीक है। रिक्वायरमेंट कहाँ होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, दो जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ और जानिए, यूज कहाँ होता है, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल या मिडिल लेमला, इसका यूज होता है वो कहाँ होता है, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड मिडिल लेमला, मिडिल लेमिला के बारे में हम बता चुके हैं, ठीक है। अगला इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, जो कैल्शियम होगा इन्वॉल्व किसमें होगा, सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। कुछ एंजाइम के द्वारा ये एक्टिव होता है, हमने आपको बता चुके हैं कौन सा एंजाइम होता है, कैल्शियम रुबिस्को के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए, जैसे इससे पहले ही बताया था, सॉरी मैग्नीशियम रुबिस्को के लिए होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कुछ एंजाइम को भी रेगुलेट करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है। कैल्शियम जो होता है रिस्पॉन्सिबल काहे के लिए होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर माइटोटिक स्पिंडल, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल के लिए। ये हो गया, आप कैल्शियम के बारे में जान पाए। मैग्नीशियम के बारे में समझिए, क्या होता है मैग्नीशियम, ये एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है, सबका तो एब्जॉर्प्शन जरूर याद रखना, ठीक है।
Mg प्लस प्लस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। सेकंड वन इसकी रिक्वायरमेंट जो अगर देख ली जाए, ठीक है, कुछ एक्टिवेट एंजाइम को करता है रिस्पिरेशन में जैसे और फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है एंजाइम को, एक्टिवेट कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है, एक्टिवेट एंजाइम ऑफ रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ऑफ रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन के जो एंजाइम होता है, जैसे रिस्पिरेशन के एंजाइम की बात कर लें तो काइनेज होता है, और फोटोसिंथेसिस की बात कर लें तो रुबिस्को और काइनेज दोनों होते हैं। मैग्नीशियम का ये काम होता है, ठीक है। इन्वॉल्व किसमें होता है, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। ये मैग्नीशियम जो होता है, ठीक है, वो इन्वॉल्व किसमें होता है, ठीक, इन्वॉल्व होता है किसमें, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड में इन्वॉल्व होता है, जैसे डीएनए एंड आरएनए होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। अगला पॉइंट मैग्नीशियम में जान लीजिए, ठीक है, मैग्नीशियम में अगला पॉइंट जान लीजिए कि जो, हाँ, मैग्नीशियम इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक। ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट किसका होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसके बाद सल्फर और आयरन, मैग्नीशियम के बारे में जाना है। अब इसके बाद क्या जानना है आपको, सल्फर और आयरन के बारे में जानना है। पॉइंट वाइज ये सब आपके नोट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। सल्फर और आयरन, सल्फर, ठीक है, और आयरन। सल्फर किस फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, तो किस फॉर्म में, एब्जॉर्ब SO4-2, इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। काम क्या होता है इसका, तो सल्फर का सबसे इंपॉर्टेंट काम जान लीजिए, ठीक। ये कहां प्रेजेंट होता है, तो साइटोसिस्टीन और मिथ्योनिन अमाइनो एसिड में कहां प्रेजेंट होता है, ठीक। तो प्रेजेंट आपको देखना है ये सिस्टीन एंड मिथ्योनिन, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिथ्योनिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो मिथ्योनिन में जो भी एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा है, सल्फर पाया जाता है, ठीक है। सल्फर क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट किसका होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट किसका होता है, ये किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो सेवरल कोएंजाइम, जितने भी कोएंजाइम हैं उन सबका कॉन्स्टिट्यूएंट लगभग क्या होता है, सल्फर होता है, ठीक है। उसकी बात थी, आप याद रखो, आयरन, आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, आयरन एब्जॉर्ब होता है, वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Fe+2, किसमें, Fe+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, जिसको क्या बोलते हैं, फेरिक आयन बोलते हैं, ठीक। किसको बोलते हैं, फेरिक आयन बोलते हैं। आयरन की भी लार्ज अमाउंट में जरूरत होती है, किसमें, प्लांट में या कोई अदर मॉलिक्यूल में, ठीक। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होगा, फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन पूछा गया है, ठीक है, फेरोडॉक्सिन, ठीक है। फेरोडॉक्सिन किसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो आयरन का, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फेरोडॉक्सिन याद रखना, ठीक है। साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम दो हैं, साइटोक्रोम एंड फाइटोक्रोम, ये याद रखना, ठीक है। फेरोडॉक्सिन और जो साइटोक्रोम होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फेरोडॉक्सिन और जो साइटोक्रोम होते हैं ये किसमें इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आयरन इसेंशियल होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, आयरन इसेंशियल होता है, ठीक, किसके लिए, आयरन जो होता है इसेंशियल होता है, किसके लिए, इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल को बनाने के लिए भी आयरन इसेंशियल होता है। साथ ही साथ जो एक्टिवेटर होते हैं सेवरल एंजाइम, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आते हैं मैग्नीज, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ते हैं, मैग्नीज के बारे में। अब इसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज के बारे में, मैग्नीज फिर जिंक, मैग्नीज,
जिंक, मैग्नीज फिर जिंक। तो मैग्नीज के बारे में जानिए, Mn ये किस में होगा, Mn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। सेकंड पॉइंट से 2 3 पॉइंट जान लीजिए बस। Mn+2 होता है, ये इन्वॉल्व होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये कहां इन्वॉल्व होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ने में, ठीक है। किसमें, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है। किसमें, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट O2, किसमें, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट O2, किसमें, कहां से, फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये वाटर को स्प्लिट करवाता है। कैसे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आगे बताऊंगा भी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इसमें कौन कौन से स्प्लिटिंग ऑफ, जब वाटर की स्प्लिटिंग हो रही होती है तो कौन से आयन इन्वॉल्व होते हैं, तो Mn और Cl इन्वॉल्व होता है, Mn और Cl। ये वाटर टूट जाता है, किसमें टूट जाता है, तो याद रखना 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 4 प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस ऑक्सीजन भी निकलती है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन प्लस ऑक्सीजन निकल जाती है, ये इसमें टूट जाता है। चलो ठीक, जिंक की बात कर लेते हैं। तो जिंक होता है वो Zn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Zn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। इसका मेन काम क्या होता है कि जिंक रिक्वायर होता है सिंथेसिस के लिए ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। रिक्वायरमेंट की अगर बात कर लें तो ये रिक्वायर होता है किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा, ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है, या IAA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। इसकी बात किसकी बात करें, इसके बाद कॉपर और बोरॉन, कॉपर एंड बोरॉन। सबके पहले फंक्शन जान लीजिए, इसके बाद कॉपर फिर बोरॉन, ठीक है, कॉपर और बोरॉन। ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो Cu++ आयन के रूप में एब्जॉर्ब होता है। सबसे पहले बात तो आप ये जानिए। सेकेंड वन ये जानिए कि कॉपर इसेंशियल किसके लिए होता है, जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती है प्लांट में, ठीक है। तो पहला ये हो गया। दूसरा ये इसके लिए इसेंशियल, इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट इसेंशियल किसके लिए होता है, ये इसेंशियल होता है किसके लिए, ऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट, जितने भी प्लांट के मेटाबॉलिज्म होते हैं सब में इन्वॉल्व होता है कौन, कॉपर। साथ ही साथ और पॉइंट जानिए इसमें एक, कि कॉपर एसोसिएटेड कुछ एंजाइम के साथ एसोसिएट होकर रेडॉक्स रिएक्शन देता है, ठीक है। कॉपर क्या करता है, कुछ के साथ मिलकर के रेडॉक्स रिएक्शन देता है, ठीक है, ये याद रखना। बोरान के फॉर्म में देख लेते हैं, तो ये किस बोरान में, ये किस फॉर्म में होता है, तो ये इसकी फॉर्म जो होती है ये BO3-3, ठीक है, इस फॉर्म में होता है। और B4O7-2 इस फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है। इसका काम क्या होता है, तो बोरान रिक्वायर होता है किसके लिए, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेकेंड वन ये रिक्वायर्ड होता है। बोरान इज रिक्वायर्ड किसके लिए, रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइज ऑफ कैल्शियम, ठीक है। किसका, अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पॉलन जर्मिनेशन, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग और पॉलन जर्मिनेशन, इन सब में कौन यूज होता है, बोरान यूज होता है, याद रखना, ठीक है। और मॉलिब्डेनम क्लोरीन, 2 लास्ट बच्चे, एक मॉलिब्डेनम और एक क्लोरीन। बाकी सबके फंक्शन आपको पता चल गए, आपको ये चीजें याद ही रखनी है, ठीक है। मॉलिब्डेनम MO और लास्ट में क्लोरीन, 2 ही आपको बताने हैं। MO किस फॉर्म में,
ये एब्जॉर्ब होता है MoO2+2 फॉर्म में, इस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है मोलिब्डेनम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। ये कंपोनेंट किसका होता है? सेवरल एंजाइम का, सेवरल एंजाइम का कंपोनेंट होता है। ये किसका कंपोनेंट होता है? कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम। कौन से सेवरल एंजाइम? लाइक नाइट्रेट रिडक्टेज। कौन कौन से एंजाइम? जैसे कि नाइट्रेट रिडक्टेज या नाइट्रोजनेस, नाइट्रेट रिडक्टेज या नाइट्रोजनेज, ठीक है, नाइट्रेट रिडक्टेज या नाइट्रोजनेज। सेकेंड वन क्लोरीन के बारे में, तो ये क्लोराइड आयन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? क्लोराइड आयन के फॉर्म में होते हैं। ये हेल्प किसमें करता है? क्लोराइड हेल्प इन डिटरमिनिंग सोल्यूट कंसंट्रेशन। ये किसमें हेल्प करता है? हेल्प एंड डिटरमाइनिंग ऑफ सोल्यूट कंसंट्रेशन, सोल्यूट कंसंट्रेशन, सोल्यूट कंसंट्रेशन में साथ ही साथ और याद रखना कि एंड द अमाइनो कैटायन बैलेंस इन द सेल। और क्या करता है? अमाइनो कैटायन आयन बैलेंस इन द सेल, ठीक है। ये क्या करता है? एंड अमाइनो कैटायन आयन, किसमें? अमाइनो या सॉरी अमाइनो नहीं, एनायन, एनायन कैटायन। अमाइनो कहां से? वर्ड ही नहीं है। एनायन, एनायन कैटायन आयन बैलेंस इन द सेल, एनायन कैटायन बैलेंस में भी काम आता है। और सबसे इन्वॉल्वमेंट इसका क्या हो गया? ये भी आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन। इससे पहले जब हमने मैग्नीज में बताया था, वाटर टूटा था Mn क्लोराइड, इसका भी यूज होता है। ये किसमें होता है? क्लोराइड जो होता है ये इन्वॉल्व होता है, किसमें होता है? क्लोराइड इज इन्वॉल्व, किसमें इन्वॉल्व होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक है, काहे के लिए? टू लिबरेट O2, ठीक है। हमने बताया नहीं था कैसे 2H2O टूटता है, किसमें? Mn और Cl लगता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक है, और 4 प्रोटॉन निकलते हैं, H++ O2 बाहर निकल जाती है। ये रिएक्शन हमने बताई थी, ठीक, आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये आपने जाना सभी के फंक्शन, रोल ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के बारे में जाना, कौन किसका क्या रोल है, कहां पे कौन क्या करता है, इन सब के बारे में जाना। थोड़ा सा पॉइंट आप और जान लीजिए, डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, ठीक है, कुछ डिफिशियंसी सिम्टम के बारे में जान लीजिए, किसकी कमी से क्या होता है या कौन से सिम्टम आते हैं, ठीक है। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डिफिशियंसी सिम्टम के बारे में। तो अभी आप फंक्शन के बारे में पूरा जाने, ठीक है, क्या होता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के बारे में जाना, ठीक है। अब हम डिफिशियंसी सिम्टम के बारे में बताएंगे कि जनरली किस आयन की कमी से कौन सा सिम्टम दिखाई देगा। तो ये आपको 2 तरह के दिखाई देंगे, ओल्डर पार्ट में भी अलग सिम्टम दिखाई देंगे और यंग पार्ट में अलग सिम्टम दिखाई देंगे। इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए TCS एकेडमी पर। थैंक यू सो मच।